हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। मगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में सियालदह सिविल और क्रिमिनल कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। अदालत ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया। इस फैसले के कुछ मिनट बाद ही आरोपी की बड़ी बहन ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि परिवार की अदालत में आदेश को चुनौती देने की कोई योजना नहीं। आरोपी की बहन ने अपना चेहरा दुपट्टा से छिपा रखा था। सियालदह कोर्ट रूम में जहाँ उनके भाई को पेश किया गया, वहाँ वह मौजूद नहीं थी। पत्रकारों ने संजय रॉय की बहन से बात करने की कोशिश की। उन्होंने पत्रकारों से कहा, कृपया मुझे अकेला छोड़ दे, हम बिखर चुके हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर उसने कोई अपराध किया है तो उसे उचित सजा मिलनी चाहिए। हम इस फैसले को चुनौती देने की योजना नहीं बना रहे हैं। मैं अपने ससुराल में रहती हूँ। 2007 में मेरी शादी के बाद से मेरा अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं है, जबकि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। महिला ने अपना नाम न बताने की शर्त पर बताया कि बचपन में उनका भाई सामान्य लड़के जैसा था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शनिवार को कहा कि स्वामित्व संपत्ति कार्ड का वितरण और अन्य पहल लोगों को सशक्त बनाने के नरेंद्र मोदी सरकार के संकल्प को रेखांकित करती है। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत प्रौद्योगिकी की मदद से 17 लाख गांवों को कवर किया गया और आज 53 लाख किसानों को संपत्ति का अधिकार दिया जाएगा। जेपी नड्डा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत के साथ अहमदाबाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से स्वामित्व कार्ड के वितरण समारोह में वर्चुअल रूप से भाग लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आम आदमी के सशक्तिकरण को बहुत महत्व दिया गया है। मोदी सरकार ने हमेशा लोगों को प्राथमिकता दी और सुनिश्चित किया कि हम आम आदमी को सशक्त बनाने के लिए कैसे काम करें। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार कैंपेनर की लिस्ट 18 जनवरी को जारी कर दी। इस लिस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी नाम शामिल है। इसके अलावा कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी दिल्ली चुनाव में प्रचार करते नजर आएंगे। कांग्रेस ने अपने प्रचारकों की लिस्ट में मौजूदा सीएम, डिप्टी सीएम, पूर्व सीएम, राज्यसभा और लोकसभा सांसद, पूर्व सांसदों के अलावा अपने राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को भी जगह दी है जो चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा स्टार कैंपेनर में संदीप दीक्षित, दिल्ली पीसीसी चीफ देवेंद्र यादव और सुप्रिया श्रीनेव का भी नाम। संगम नगरी में महाकुंभ 2025 की शुरुआत से ही आईआईटी वाले बाबा के नाम से मशहूर अभय सिंह चर्चा में बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे इस बाबा से मिलने के लिए रोज लोगों की भीड़ लगने लगी। इन सब के बीच बाबा अभय सिंह महाकुंभ से अचानक गायब हो गए। इसके बाद यह भी खबर सामने आने लगी कि कहीं उन्हें आश्रम से निकाल तो नहीं दिया गया। हालांकि अब अभय सिंह ने सभी अफवाहों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। अभय सिंह ने कहा कि आश्रम के साधुओं पर उनके बारे में अफवाह फैलाने का। अभय सिंह के जूना अखाड़े के 16 मरी आश्रम में रहते हैं। उनके गायब होने को लेकर जूना अखाड़े के अन्य संत ने बताया था कि उनको अभिमान आ गया था कि लोग उनसे मिलने आ रहे हैं। अभय सिंह के माता पिता भी उनके मिलने के लिए जूना अखाड़े के आश्रम पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले वो वहां से निकल चुके थे। संविधान सुरक्षा सम्मेलन में राहुल गांधी ने अपने संबोधन में एक बार फिर केंद्र सरकार को अपने टारगेट पर रखा और संवैधानिक संस्था पर आरएसएस के कब्जे की बात कही। राहुल गांधी ने बिहार की जातीय जनगणना को फेक बताते हुए कहा कि केंद्र के स्तर पर वह जातीय जनगणना कराएंगे और जिसकी जितनी हिस्सेदारी आबादी में होगी उस जाति को उतनी भागीदारी दिलाएगी। पटना के मौर्य होटल में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई, जिसके राजनीतिक संकेत निकाले जा रहे हैं। राजनीति के जानकार इस मुलाकात को बेहद अहम मानते हैं, क्योंकि हाल में ही कांग्रेस और राजद की दूरी बढ़ाने की बातें सामने आई थी। तेहरान में सुप्रीम कोर्ट की इमारत के बाहर शनिवार को गोलीबारी में 2 जज मारे गए। ईरान की मीडिया ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों को निशाना बनाकर गोलीबारी की गई। इस हमले में 2 जजों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। एक जज का इलाज चल रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने विकास की रफ्तार को बनाए रखना भारत के लिए बड़ी चुनौती है। इसके लिए आंतरिक विकास के साथ ही आधुनिकीकरण करने और बाहरी जोखिम को कम करने की जरूरत है। वेडिंग सीजन का दौर शुरू हो गया है। शादी विवाह के धूम धड़ाके के बीच अब सर्राफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में काफी तेजी देखी जा रही है। यूपी के वाराणसी में 19 जनवरी को सोने की चमक फिर बढ़ गई। बाजार खुलने के साथ सोना 650 रुपए प्रति 10 ग्राम तक महंगा हुआ। वहीं बात चांदी की करे तो उसकी कीमत में भी तेजी आई है। चांदी 1000 रुपए प्रति किलो महंगा हुआ है। बताते चले कि सोने चांदी की कीमतें हर दिन टैक्स और उत्पाद शुल्क के कारण घटता बढ़ता रहता है। शनिवार को सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत
कीमत 650 रुपए बढ़कर 81,000 के पार हो गई। 18 जनवरी को सोने का भाव 81,420 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। इसके पहले 17 जनवरी को इसकी कीमत 80,770 रुपए थी। अब मणिपुर के पूर्व मंत्री और नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपी के विधायक एन काइसी का निधन हो गया है। वे लंबी समय से बीमार थे। शनिवार को उन्होंने 58 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। काइसी सेनापति जिले के तारूबी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं और एनपीपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने काइसी के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि मणिपुर के लोगों के लिए उनकी सेवा को हमेशा याद रखा जाएगा। तारूबी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक एन काइसी के निधन पर मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि काइसी मृदुभाषी, बहुत अच्छे इंसान और अच्छे नेता थे। जब वह बीमार थे तब मैंने उनसे 2 बार संपर्क किया था। उनके निधन पर बहुत दुख हुआ। सीएम बीरेन सिंह ने काइसी के आवास पर जाकर अपनी संवेदना व्यक्त की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पड़ोसी देश पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देता है, मगर आतंकवाद का यह कैंसर उसे ही खाने लगा है। विदेश मंत्री जयशंकर ने शनिवार को 19वें नानी ए पालकीवाला मेमोरियल लेक्चर के दौरान यह बात कही। पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। विदेश मंत्री ने बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका के साथ भारत के संबंधों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संकट, महामारी और आर्थिक मंदी के वक्त भारत ने अपने पड़ोसियों की मदद की। 2023 में श्रीलंका को भारत ने 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का पैकेज दिया। यह ऐसे वक्त में किया गया था जब दुनिया ने श्रीलंका से मुंह मोड़ लिया था। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक देश एक चुनाव की तारीफ की। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराना संघीय ढांचे के खिलाफ नहीं है। उनका कहना है कि एक साथ चुनाव होने से शासन में सुधार हुआ। छगन भुजबल ने बताया कि वे केवल प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के अनुरोध के कारण पार्टी बैठक में शामिल हो रहे हैं। बता दें कि उन्हें इस बार महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने इसके लिए उप मुख्यमंत्री अजित पवार को जिम्मेदार ठहराया। महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारे में लगातार उथल पुथल मची हुई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता दिलीप वळसे पाटिल ने शनिवार को कहा कि अगर अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं बन पाता तो एनसीपी महाराष्ट्र में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव अकेले ही लड़ेगी। बांग्लादेश 5 अगस्त की तारीख को इतनी आसानी से नहीं भुला सकेगा। उस समय शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा और देश छोड़कर भारत जाना पड़ा था। उसके बाद से यहाँ के हालात बदतर बने हुए हैं। हिंदुओं के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है। अब इस पूरे मामले पर पूर्व पीएम शेख हसीना ने बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सत्ता से बेदखल होते ही उनकी और उनकी छोटी बहन शेख रेहाना की हत्या की साजिश रची गई। महाराष्ट्र की मंत्री अदिति तटकरे ने शनिवार को कहा कि परिवहन और आयकर विभागों की मदद से मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के लाभार्थियों की जांच की प्रक्रिया चल रही है। राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि 400-500 महिलाओं ने इस योजना से बाहर निकलने के लिए आवेदन किया है। मुलाकात में कर्नाटक के ग्रामीण विकास मंत्री प्रियांक खरगे और राज्य के शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में कर्नाटक सरकार के मंत्रियों ने केंद्रीय कृषि मंत्री से राज्य के लिए फंड की मांग की ताकि किसानों का मशीनीकरण किया जा सके। आम आदमी पार्टी आप ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर हमला होने का दावा किया है। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका वीडियो पोस्ट किया है। इसमें कुछ लोग काले झंडे दिखाते हुए केजरीवाल की गाड़ी के बेहद करीब पहुंच गए और पत्थरबाजी करने लग गए। दरअसल केजरीवाल नई दिल्ली क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे थे। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हुए चाकू हमले में 2 और संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इनमें एक को छत्तीसगढ़ के दुर्ग से और दूसरे को मध्य प्रदेश में हिरासत में लिया गया है। इन दोनों को मिलाकर चाकूबाजी मामले में 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं। इससे पहले पुलिस ने मुंबई से ही एक शख्स को हिरासत में लिया था, जिससे पूछताछ भी की गई जब पता चला कि वह हमलावर नहीं था। शनिवार को हिरासत में लिए गए दोनों संदिग्धों पूछताछ की जा रही है। मुंबई पुलिस की टीम ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग से हिरासत में लिए गए संदिग्ध की तस्वीर भी शेयर की है। उसका नाम आकाश बताया जा रहा है। उसने स्थानीय पुलिस की पूछताछ में खुद को मुंबई का रहने वाला बताया है। आकाश को हिरासत में लिए जाने की जानकारी देते हुए मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई से पहुंचकर संदिग्ध से पूछताछ करेगी। मोहन भागवत द्वारा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को असली आजादी बताने पर बहस जारी है, जिस पर तेजस्वी यादव ने पूछा है कि आरएसएस का प्रमुख पिछड़ा दलित या आदिवासी कब बनेगा। मोहन भागवत बताएं। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के खिलाफ बड़ी साजिश रची थी, लेकिन सतर्क जवानों ने माओवादियों के इस षड्यंत्र को समय रहते विफल कर दिया।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा समय में भारतीय थिंक टैंक चयन प्रक्रिया को लेकर एक अहम बैठक कर रही है। यही वजह है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए टीम इंडिया के ऐलान में देरी हो रही। सभी खबरों में आपको कौन सी खबरें अच्छी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।